सो इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला हो तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। सो इस वीडियो में दोस्तों हम कई तरह की कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं, कई तरह के स्टॉक्स को एनालाइज करने वाले हैं। बट उससे पहले एक जो टॉपिक है जो अभी पेंडिंग था, काफ़ी टाइम से आपके कमेंट आ रहे हैं E20 इथेनॉल को लेकर, जिसमें आपको बताइए कि ये गाड़ियों में मिलता है और ये बनता है गन्ने और मक्के से। E20 का मतलब आपको पता ही होगा कि 80% पेट्रोल है और 20% इथेनॉल है, जो कि एक्चुअली गन्ना और मक्का है। ये हमारी गाड़ियों में डलता है, ठीक है। अब सरकार का पुश क्या है कि E20 नहीं, अब E30 होना चाहिए, E40 होना चाहिए, E50 होना चाहिए, और आगे चल के पेट्रोल से गाड़ियाँ नहीं चल के गन्ने और मक्के से गाड़ियाँ चलेगी। अब इसको लेकर क्या बहुत सारी यहाँ पे बातचीत होती है कि गाड़ियाँ ख़राब होती है। एक्चुअली ये क्यों किया जा रहा है, इसका बेनिफिट किस कंपनी को है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसा करेगी, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और भी काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स को अपन चेक करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखिए दोस्तों, इनको मिलाया क्यों जाता है, पेट्रोल के साथ में इथेनॉल को क्यों मिलाया जा रहा है। E10 मतलब 10% इथेनॉल है, E20 यानी 20% इथेनॉल है, बाकी जो बचा है वो एक्चुअल पेट्रोल है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि ये इंडिया में ही नहीं हो रहा है, ये काफ़ी सारी और भी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऐसा किया जा रहा है। रीज़न क्या है उसके पीछे का, मेन रीज़न है क्रूड ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना। मैक्सिमम अपन इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से अपना जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इंपोर्ट का जो बिल है वो कम करना, ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो रीज़न है, पॉल्यूशन को कंट्रोल में करना, रिड्यूस करना। बायोफ्यूल है ये 20%, इसकी वजह से क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा। शुगर केन और मेज से ये बनता है, गन्ने और मक्के से, ठीक है। तो ये सेकंड रीज़न है। तीसरा जो रीज़न है, ये पता नहीं है या नहीं है, यहाँ पे मेंशन तो कर रखा है कि सपोर्ट करना है हमको फार्मर्स को, ठीक है। उनकी गन्ने की जो फसल है, मक्के की फसल है, उनके अलावा शुगर इंडस्ट्री के अलावा और भी सोर्स ऑफ इनकम उनके पास में होना चाहिए, फार्मर्स के पास में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि इनमें डिसएडवांटेज क्या है, कि ये हमारी गाड़ियों में डलता है तो क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी, जो माइलेज होता है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि पेट्रोल के अंदर तो एनर्जी है 80% जो पेट्रोल आ रहा है, लेकिन 20% जो इथेनॉल है उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं है जितनी पेट्रोल के अंदर है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अपना माइलेज है, जो एवरेज है वो कम होगा, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं जो पुराने व्हीकल्स हैं, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो ख़राब हो जाती है। उसके जो रबड़ है, प्लास्टिक है, कुछ मेटल्स हैं, कुछ कंपोनेंट है, वो ऐसे डिज़ाइन नहीं कर रखे हैं जिसमें इथेनॉल जाए, तो उन गाड़ियों में आएगी प्रॉब्लम, ठीक है। वो पहले ख़राब होगी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि अगर E20 कंपैटिबल कोई बाइक, कोई कार नहीं है, लॉन्ग टर्म यूज़ के अंदर उसका जो फ्यूल सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, जिसमें माइलेज भी होगा, स्पीड भी होगी, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। आप वीडियोस वगैरह भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे, सो वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। क्या सभी जो गाड़ियाँ हैं वो E20 पे चल सकती हैं। देखिए जो नई गाड़ियाँ हैं वो बेसिकली डिज़ाइन की गई है इथेनॉल कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, E20 के हिसाब से, ठीक है। E20 अलग है, E30 अलग है। इथेनॉल की कंपैटिबिलिटी भी डिफरेंट डिफरेंट है कि कितना ज़्यादा इथेनॉल होगा, कितना पेट्रोल होगा, तो E20 के हिसाब से कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। तो आप कुछ भी गाड़ियाँ खरीदते हैं, बाइक या कार जो भी है, तो आपको चेक करना चाहिए कि E20 के लिए वो कंपैटिबल है या नहीं है, ठीक है। सो अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर दो तरह के व्यूज़ आना शुरू हो चुके हैं। पहला व्यू है कि ये जो कार्स कंपनी के जो CEOs हैं ये बोलते हैं कि इथेनॉल सही नहीं है, कंपैटिबल नहीं है हमारी कार्स के लिए। सेकंड व्यू रिसेंटली आना शुरू हुआ है, रिसेंटली, अब पता नहीं क्यों आना शुरू हुआ है। हर एक जो इंडियन कार कंपनीज हैं वो अब ये बोल रही है कि इथेनॉल अच्छा है, यूज़ करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट आप देख सकते हैं इंडियन CEO जो BMW के हैं, BMV जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि ये मेंशन कर चुके हैं कि E30 जो अब आप लेने वाले हो या सरकार लेकर आने वाली है, जिसमें 30% इथेनॉल होगा, 70% पेट्रोल होगा, हमारी गाड़ियाँ उसके लिए नहीं बनी है। हम वैसी गाड़ियाँ अभी डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, तो 20% तक हम झेल लेंगे BMW के अंदर, लेकिन उससे ज़्यादा फिर हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो जाएगी उससे, ठीक है। तो ये इनका व्यू है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि मैक्सिमम 20% इथेनॉल ही हम झेल सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों दिक्कत क्या होगी कि सरकार E30 लेके आ जाएगी, लेकिन जिसने भी खरीद ली है ये कार्स जो E20 के ऊपर कंपैटिबल है, उनकी गाड़ियों का क्या,
एकदम से ख़राब नहीं होगी, लेकिन टाइम लगेगा। उनकी गाड़ियाँ एक्चुअली डेप्रिशिएट करेगी बहुत तेज़ी से, उनके इंजन डेप्रिशिएट करेंगे बहुत तेज़ी से, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आएंगे उनको। हो सकता है वो अपनी गाड़ियाँ भी बदले। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे अब टोयोटा, जो इंडियन सीईओ है विक्रम गुलाटी, ये कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, E20 के अंदर हो जाएगा, चल जाएगा काम। 2-4% का माइलेज आपका कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फार्मर की इनकम बढ़नी चाहिए, माइलेज आपका कम हो उससे कोई मतलब नहीं है, फार्मर की इनकम बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये इनका कहना है। ठीक है, तो दो तरह के व्यूज़ आपको यहाँ पे सुनने को देखने को इसको लेकर मिल रहे हैं। एक्चुअली पैसा कौन छाप रहा है? वो कंपनीज जो इथेनॉल प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था पेट्रोल के अंदर ये, लेकिन अब आ चुका है, तो एक नई कैटेगरी बन चुकी है इथेनॉल की। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिल रहा है वो सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मिल रहा है, जो कि कहा जाता है कि नितिन गडकरी के बेटे को सौंप रखी है कंपनी, या वो संभालते हैं इस कंपनी को। ठीक है, एक्चुअली तो उनका फैमिली बिजनेस है। एक्चुअली मैंने रिसर्च किए तो आपको पता, शायद आपको पता होगा कि दो कंपनीज हैं इनकी, एक तो ये है जो लिस्टेड है, एक कंपनी अभी लिस्ट नहीं है, उसको भी अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है इसकी वजह से। तो रिटर्न्स आप देख सकते हैं 5 साल में 4000% के हैं ये रिटर्न्स। अब तो कम हो चुके हैं, ऊपर से गिर चुका है। एक्चुअली इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे। यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे थे क्योंकि अटकने वाले काम होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते थे उसको लेकर के, सर डिस्कस करो डिस्कस करो। एक्चुअली हुआ क्या, टॉप पे फंसे हो गए काफ़ी लोग, यहाँ फंसे हो गए और अभी वो अटके हुए हैं। और कितना तक नीचे गिर गया, हालत कितनी ख़राब हो गई थी इन्वेस्टर्स की, वो भी एक बार अपन चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे कंपनी इतनी चलने के बाद भी 4000 करोड़ की है, यानी ये कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी पहले तो, अब ये 4000 करोड़ की बन चुकी है कम से कम। ठीक है, 20 का पी है। एक्चुअली आप देखोगे तो कंपनी लॉसेस में थी, कुछ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं थी, वैल्यूएशन का कोई अता पता नहीं था। एकदम से इथेनॉल आता है और कंपनी का बूस्ट कर देता है ईपीएस, इस वजह से कंपनी का स्टॉक चल पड़ता है। अभी देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि स्टॉक 80% 80% तक भी क्रैश कर गया था। यहाँ पे कौन क्रैश कर गया? रिटेल इन्वेस्टर्स ऑब्वियस है, जो अटके हो गए यहाँ पे कहीं पे। सबसे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे एक टॉप बना और यहाँ पे ट्रैप किया रिटेल इन्वेस्टर्स को। सर्किट के अंदर लोग बाय करे थे जो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सर्किट खोल दिया, आराम से बाय करो मजे से, जितना भी करना है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बोला गया, रिटेल इन्वेस्टर्स ने दबा के खरीदा और जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। उसके बाद में कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे गिरता रहा। उसके बाद में बीच बीच में तेजी आई, कुछ क्वार्टर्स खराब गए, कुछ क्वार्टर सही गए। अभी स्टॉक यहाँ पे है, चांसेस हाई है कि हो सकता है स्टॉक चल पड़े, बट ये कहने के बाद में स्टॉक ले मत लेना, क्योंकि अटकने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप खरीद लोगे बट बेच नहीं पाओगे, क्योंकि सर्किट में चलता है। अभी नो डाउट सर्किट ओपन है, बट रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्यों है और क्यों चल सकता है? आज का आपने डेटा देखा जिसमें रियलिटी नंबर 1 पे है, क्योंकि प्री बुकिंग अच्छी आ रही है इन कंपनीज की। ऑटोमोबाइल ये भी अच्छा कर चुका है, 1.36% की तेजी बनी है। क्या कारण है इसके पीछे का? दोस्तों कारण ये है कि अब जो गाड़ियां हैं जून के मंथ के अंदर वो बहुत ज़्यादा बिकी है एस्टिमेट के कंपैरिजन में। जून की जो सेल्स है 29% ऊपर जा चुकी है वायनवा बेसिस पे। टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, इनके स्टॉक्स चले हैं, मारुति, ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स भी चले हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है? कारण से पहले एक बार अपन डेटा देख लेते हैं। ओवरऑल जो व्हीकल है 21% के साथ में बढ़ चुकी है। ठीक है, पैसेंजर व्हीकल देखो, जो हम खरीदते हैं, जो पैसेंजर व्हीकल जैसे कार्स होती है, कमर्शियल नहीं होती है, उनकी सेल्स ज़्यादा बढ़ी है, 28% के साथ में ये बढ़ चुकी है। ठीक है, टू व्हीलर को हम देखें तो 21% की ग्रोथ है। ईवी को देखें तो अब इसका मार्केट शेयर पहुंच चुका है 10% के भी ऊपर फर्स्ट टाइम। आगे आप देख सकते हैं डिमांड कहाँ से? ये ऑल्टरनेटिव फ्यूल पैसेंजर व्हीकल से ये इंक्रीज हो चुकी है। लोग अब ईवी खरीद रहे हैं, सीएनजी कार खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पुरानी कार है वो तो ख़राब हो चुकी है इथेनॉल की वजह से। तो अब लोग गाड़ियाँ रिप्लेस कर रहे हैं और उसकी वजह से जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी आई है। ठीक है, अभी भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मैंने आपको शो नहीं कर रखा है, एक्चुअली मैंने रीड किया है कि अभी भी जो पेट्रोल की कार है ना उसकी डिमांड भी बहुत अच्छी है। यानी जो E20 कंपैटिबल कार्स है वो भी लोग खरीद रहे हैं। तो इसी वजह से जो इथेनॉल कंपनीज हैं हो सकता है उनके भी अगले कुछ क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आए, और जो ऑटो सेक्टर है वो भी अच्छा करें, क्योंकि कार्स काफ़ी ज़्यादा बिकेगी। जिनकी भी कार्स ख़राब हो गया ऑब्वियस वो रिप्लेस करेगा उसको, और उसकी बेसिस पे कार्स ज़्यादा बिक सकती है। या जो भी टू व्हीलर है उसके अंदर भी वो सेम पेट्रोल होता है, तो उसको बेसिस पे भी हम उसकी भी सेल्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं।
अब देखिए गेम क्या है यहाँ पे, ये आपको पता है डेटा, यहाँ पे हमने देखा जीएसटी कट किया था, उसके बाद में स्टॉक चल पड़ा, उसके बाद में मार्केट गिरा वॉर की न्यूज़ की वजह से, तो स्टॉक वापस से यहाँ पे आ गया। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इंडेक्स चार्ट है, ठीक है, इसको सपोर्ट लिया, उसके बाद में वापस ऊपर जा रहा है। चांसेस बहुत हाई है कि अपने रेसिस्टेंस को टच करें, जो कि ये है। सो आपको इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर देखना है इस क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर, क्योंकि आपने सेल्स के डेटा देख लिए हैं, कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट आना चाहिए, वो आप क्वार्टर 1 के रिजल्ट में देखोगे। उसमें जो भी कंपनी अच्छा करेगी, बहुत ज़्यादा चांसेस है उनके स्टॉक्स अच्छे रिटर्न्स कमा के आपको देने वाले हैं। इंडेक्स तो कुछ नहीं है, 10% है, उसमें बहुत बड़ा गेम बनेगा। सो ये जो इंडस्ट्री है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपने को ध्यान देना है क्वार्टर 1 के अंदर, इसको आपको ट्रैक करके चलना है। बाकी इथेनॉल की जो कंपनी है वो सुपर रिस्की है, उसको थोड़ा सा समझ लेना, देख लेना, उसके बाद ही कुछ करने के बारे में सोचना। अब देखिए और कुछ कंपनीज को देखते हैं जहाँ पे सॉलिड मोमेंटम है, ब्रेकआउट भी है। क्यूपिड, आप बोलोगे बार बार डिस्कस करते हो, जस्ट चेक कर रहे हैं कि ऐसी भी कुछ कंपनीज निकलेगी इस क्वार्टर में, हो सकता है निकल जाए, हो सकता है नहीं निकले, बट हमको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। तो 6% की तेजी क्यों आ रही है तेजी, क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं प्लस गाइडेंस अच्छी आ रही है। देखो यहाँ पे मेंशन क्या कर रखा है Q1, तो Q1 में ये तो निकल गया, हो सकता है काफ़ी लोगों ने लिया होगा, काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया हो, लेकिन हो सकता है Q1 में ऐसी या इसकी आधी भी कोई कंपनी निकल गई ना, तो भी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। कंपनी ने अपनी गाइडेंस बढ़ा दी है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, 30 जून का डेटा है, 660 करोड़ कर दिया कंपनी ने 600 करोड़ के कंपैरिजन में, तो गाइडेंस को हाई कर दिया कंपनी ने। अब क्वार्टर 1 में भी कंपनी कुछ ना कुछ तूफानी बोलेगी, क्योंकि क्वार्टर 1 का वेट नहीं किया कंपनी ने, उससे पहले ही बता दिया, तो इट मीन्स क्वार्टर 1 में हो सकता है कुछ अच्छी गाइडेंस मिल जाए, और नहीं मिली तो फिर लेने के देने भी पड़ेंगे, वो आपको पता ही है। सो यहाँ पे अच्छी तेजी बन रही है, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी है अच्छे वॉल्यूम के साथ में, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये इंडिकेशन है अच्छी और तेजी का। अब कितनी अच्छी तेजी होगी मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे हमने डिस्कशन किया उसके बाद में 185% ऊपर चल जाएगा, यानी 200% के आसपास की तेजी है, 3 गुना के आसपास पैसा हो चुका है देखते देखते, जिसमें मार्केट खराब कर रहा है, वॉर की न्यूज़ है, ये है वो है, बट स्टॉक ने काफ़ी अच्छा किया है। सो मेन फोकस रखिए रिजल्ट के ऊपर कि कैसे रिजल्ट आते हैं, किस कंपनी के अच्छे आते हैं, कहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बीट होती है, कहाँ पे गाइडेंस अच्छी आती है, ठीक है। इसके बाद में एक और कंपनी देखते हैं, फिजिक्स वाला। इसके ऊपर भी आपको याद होगा बातचीत की थी अभी कुछ दिन पहले, 4% की तेजी आज इसमें बन चुकी है, कंपनी नुकसान में है, लेकिन रिजल्ट अच्छे गए, एक्सपेक्टेशंस बीट हुई थी, देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं, एक न्यूज़ मैंने आपको दी थी जिसमें हमने चेक किया कि कंपनी अब क्या करेगी, अपडेट करेगी लैंडिंग स्ट्रैटेजी। कंपनी क्या करती है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो इसके कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको कंपनी खुद लोन दे देती है कि चलो आप ले लो फ्री में कोर्स हमारे, और चुकाते रहो धीरे धीरे करके ब्याज के साथ में पैसे। उस वजह से कई स्टूडेंट्स लोन्स नहीं चुका पाते हैं, तो इनकी जो बैलेंस शीट है ना वो ख़राब हो जाती है कंपनी की खुद की। अब कंपनी ने क्या सोचा कि हम एक एनबीएफसी के साथ में टाई अप करते हैं और स्टूडेंट्स को वहाँ पे भेजते हैं, जो भी रिस्क होगा वो सब एनबीएफसीज का होगा, तो आप करते रहो फाइनेंस, हम अपनी कोचिंग चलाते रहेंगे। तो इनकी बैलेंस शीट अब इतनी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। लॉसेस जो आते हैं ना उसके अंदर ये भी लॉसेस इंक्लूड करके आते हैं, तो हो सकता है अब लॉसेस कम आए, तो ये रीज़न बन गया। अब जैसे ये न्यूज़ आई थी ना, तकरीबन 4 जून की न्यूज़ है, उसके बाद में एक बॉटम बनता है स्टॉक, ये देखो यहाँ पे मई के बाद में जून है, और उसके बाद में स्टॉक उड़ना शुरू करता है। एक ब्रेकआउट इसने यहाँ दे दिया, डिस्कशन किया था, उसके बाद में यही जो रेसिस्टेंस है ये सपोर्ट बना, उसके बाद में एक और तेजी, तो क्लियर कट पॉजिटिव स्टॉक हो चुका है, 20% का गैप आप इसमें मान सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज आपको चेक करनी पड़ेगी, पिछले वीडियो में भी कुछ ऐसी ही कंपनीज मैंने आपको बताई है, चेक कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।